जो एक्सपोजर जो मैं ढूंढ रहा था वो उसके लिए मेरे पास कांग्रेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ गिनती हो गई। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी ने, मैं मतलब बड़ा बोल्ड तरीके से कह रहा हूँ, डीके शिव कुमार जी ने उसको रोका। लोग जब 24 अकबर रोड जाते हैं, एक छोटा सा केबिन है ओबीसी डिपार्टमेंट का, इतनी बड़ी आबादी, 60% आबादी, छोटा सा उससे बड़े बड़े केबिन आपके वहाँ एमपीज़ के हैं, सांसदों के हैं जी। लेकिन 60% आबादी का केबिन एक टीन कंटेनर जितना बड़ा है। सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि पिछड़ा वर्ग को भी वर्ग न बना के इसको भी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कांग्रेस के आप पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम लोग की निगाहें रहती हैं टीवी की स्क्रीन पर कि जब जातिगत जनगणना के मुद्दे बात होगी तो डॉक्टर अरुणेश यादव हमें दिखाई देंगे या फिर कोई पिछड़े वर्ग का प्रवक्ता हमें दिखाई देगा। जहाँ तक उनके इस्तीफे देने की बात रही तो मेरी उन पे फ़ोन पे बात हुई थी उनसे। मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर दिया? बोले यार मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि तुरंत ही सोनिया जी का उनके पास फ़ोन आया और 2 दिन बाद ही उन्हें अपना इस्तीफ़ा वापस लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव आया तो वहाँ भी ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जो एक बहुजनों को और ख़ासतौर से पिछड़ों को जो स्थान मिलना चाहिए, कैप्टन साहब को भी टिकट नहीं मिला गुड़गांव से। कैप्टन साहब वहाँ चुनाव की तैयारी करते रहे और राज बब्बर जी को हुड्डा साहब ने टिकट दिलवा दिया। कौन से ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो राहुल जी की बात काट देते हैं? तमाम है, शशि थरूर जी है, हुड्डा साहब है, कमलनाथ जी है, तमाम सीनियर लीडर हैं जो अपनी बात को रखते हैं और अभी भी पार्टी में है। ऐसा नहीं कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उस पर उतनी लगाम नहीं है क्षेत्रीय नेताओं पे। बिहार में गठबंधन की हार, महागठबंधन की हार का कारण कांग्रेस को बताया गया, कहा गया कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस जीत के आई। तो इस बार कितनी, कहा जाता है कि तेजस्वी उनको 50 सीट देते, 40 सीट देते तो तेजस्वी की सरकार होती बिहार में। अगर बीजेपी रोजगार दे रही है, बीजेपी महंगाई पे लगाम लगा रही है तो हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं सुमित यादव और आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। तमाम देश के मुद्दों पे बातचीत करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, कहाँ से कैसी शुरुआत रही और अब तक का सफ़र। इस समय कांग्रेस के ओवैसी सेल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जगह जगह सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अपनी बात बहुत ही बेबाकी के साथ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत धन्यवाद। शुरू से शुरू करते हैं। आपकी हमारी मुलाकात किसान आंदोलन में हुई थी। अच्छे खासे प्रोफेसर थे, फिज़िक्स में पीएचडी करी, डॉक्टर अरुणेश यादव आगे लिखा जाता है। राजनीति में आने का क्यों सोचा? संघर्ष चल रहा है। थोड़ा एक बदलाव का दौर था। एक जो किसान आंदोलन की अगर बात करी जाए तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो समय ऐसा था कि किसानों के ऊपर जिस तरह की जातियाँ हो रही थी, मोनोपोली जो सरकार की चल रही थी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई ऐसी योजनाएं या फिर कह लो तुगलकी फतवे ऐसे लगाए जिसमें वो कामयाब रहे। तो किसान आंदोलन से कई लोगों की भावनाएं जुड़ गई और इत्तेफाकन कह लो या फिर कई बार ऐसा होता ना कि कुछ ऐसा ऊपर वाले ने कुछ सोच रखा होता है, मैं ही नहीं मेरे जैसे कई लोग उस आंदोलन से उत्सुकतावश जुड़ गए। लोगों ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पे कोई किसान इकट्ठे हुए, तो हमने कहा चलो देख के आते हैं क्या चल रहा है। वहाँ जब गए, किसानों से बातचीत करी तो समझ में आया कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं और क्यों ना इनका साथ दिया जाए। और वो दिन है और उसके बाद तकरीबन 13 महीने वो आंदोलन चला और उसके साथ आंदोलन के साथ ऐसे हम जुड़ गए कि वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सोचने का नज़रिया था काफ़ी कुछ उसमें चेंजेस आए हैं। पहले एक सोचने का नज़रिया, एक दायरा कुछ और था, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि अरे भाई अब जब इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है तो कुछ पे बैक टू दी सोसाइटी, कुछ हमें भी समाज के लिए करना चाहिए। और कहा जा सकता है कि वहाँ से कुछ चेंजेस आए और थोड़ा सा सोशल हुए, लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश शुरू करी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस आंदोलन ने बहुत लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। अच्छा, 13 महीने वो किसान आंदोलन चला,
आप किसी किसान यूनियन से भी जुड़ सकते थे, आपको सामाजिक ही काम करने थे। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उससे भी जुड़ सकते थे। कांग्रेस ही क्यों, कांग्रेस की तरफ क्यों इतना झुकाव रहा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले मेरे भी दिमाग में ऐसा आया कि किसी किसान संगठन से जुड़ा जाए, या फिर चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा जाए। फिर मेरे एक मित्र से मैंने सलाह ली तो मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत है, और जो एक्सपोजर जो मैं ढूंढ रहा था वो उसके लिए मेरे पास कांग्रेस से बेहतर कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में उस समय बहुत संभावनाएं थी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हर तबके को साथ लेके चलने की विचारधारा है। गांधीवादी विचारधारा पे कांग्रेस रही है, आंदोलनों की पार्टी रही है। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे हैं। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसके बाद हरित क्रांति और तमाम ऐसे आंदोलन रहे हैं। चाहे वो निजी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने की बात रही हो, चाहे वो बड़े बड़े जमींदारों की ज़मीनें गरीबों में बांटने की बात रही हो, बड़ी बड़ी जो मिल्कियतें थी उनको देश में मिलाने की बात रही हो, तो ये कांग्रेस का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा। तो इस वजह से मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैंने उस समय वो निर्णय लिया था, काफ़ी हद तक वो निर्णय ठीक रहा। कांग्रेस में मुझे बहुत मान सम्मान मिला, और जो एक राजनीति में जो एक कहते हैं ना कि आपको जो एक प्रेरणा चाहिए, तो वो प्रेरणा मुझे कांग्रेस से मिल रही है। कुछ करने का वहाँ पे जज्बा है, और हर तरह के वहाँ नेता हैं। वहाँ पे आपको एक्सट्रीम राइट विंग के भी लीडर्स मिलेंगे, वामपंथी भी मिलेंगे, समाजवादी सोच के भी हैं, बहुजन सोच के भी हैं। और बेसिकली देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो संपूर्ण भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, तो उस सबको समायोजित करके चल रही है। कांग्रेस की आप बात करें, सभी विचारधारा के नेता कांग्रेस में मौजूद हैं। राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में, बेशक खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन राहुल गांधी वही चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, उन्हीं के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और राहुल गांधी की ही छवि पे कांग्रेस की छवि है। राहुल गांधी आजकल सामाजिक न्याय की बात बहुत करते हैं। सवाल ये उठते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी है, उनकी शुरुआती रैली में भी इसी बात की शुरुआत हुई कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सवाल लगातार उठते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, पिछड़े मुख्यमंत्री भी दिए, पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री भी दिए, लेकिन गिनती अभी तक नहीं हो पाई। 2.5-3 साल हो गए सरकार को। देखिए, अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ गिनती हो गई है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी ने, मैं मतलब बड़ा बोल्ड तरीके से कह रहा हूँ, डीके शिव कुमार जी ने उसको रोक रखा है। और हिमाचल में मेरे ख्याल से गिनती की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिमाचल के जो जाति आंकड़े हैं वो लगभग स्पष्ट है। और अब बात करी राहुल गांधी जी की बात करी जाए या किसी एक चेहरे की बात करी जाए, तो कोई भी विचारधारा होती है तो उसमें कोई एक व्यक्ति होता है जिसको आगे आकर एक भूमिका निभानी होती है। खड़गे जी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन अब वो उम्र के इस पड़ाव पर है कि वो सड़क पर आंदोलन नहीं कर सकते। 84 साल उनकी उम्र हो गई है, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य हो, चूँकि कांग्रेस के अंदर एक कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र है, वहाँ सबकी सुनी जाती है, वहाँ मोनोपोली नहीं चलती। कांग्रेस का जो अध्यक्ष का पद का है वो भी चुनाव होता है। 9,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया और लगभग 7,500 वोट खड़गे जी को मिले और वो अध्यक्ष बने। तो सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी को लीड करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने, जो कांग्रेस में एक वर्किंग कमेटी होती है जिसे CWC बोलते हैं, उस CWC ने ये तय किया है कि राहुल गांधी जी लीडिंग रोल में होंगे। वो रोल में कोई और भी नेता हो सकता था, लेकिन समय की मांग के अनुसार राहुल गांधी जी को नेता बनाया गया। और राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे जो उन्होंने संविधान की लाइन पकड़ी है और जातिगत जनगणना और आरक्षण की लाइन पकड़ी है, वो बिल्कुल सही जगह चोट करी है, क्योंकि ये इस समय मौजूदा समय की मांग है। डॉक्टर साहब, मैं मान के चलिए, बस एक मिनट है, आप मान के चलिए कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो ओबीसी चेहरे में के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आई थी, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान इस समय पिछले 10 साल में पहुंचाया है
तो ओबीसी को ही प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है। तो इस वजह से जो समय की मांग है, उस समय की मांग को देखते हुए इन मुद्दों को उठाया गया है। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे, जो आपने कहा कि कांग्रेस अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। निश्चित तौर पे नहीं कर पा रही है। अभी भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो इंचार्जेस हैं, उसमें वो जो फॉर्मूला है 85 बनाम 15 का, वो फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। हालांकि जो राष्ट्रीय सचिव की जो लिस्ट अभी निकली थी, उसमें वो फॉर्मूला लगाने में राहुल गांधी जी सफल रहे। प्रदेश अध्यक्षों की बात करें तो वहां भी अभी वो फॉर्मूला पूरी तरीके से नहीं लग पाया, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति के अध्यक्ष बना दिए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अहम राज्य हैं जहां पिछड़ी जाति या दलित प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, तो वो भी वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है। और बात करी जाए प्रवक्ताओं की, तो प्रवक्ता वाला जो एक सेगमेंट है, निश्चित तौर पे वो अभी खाली है। वहाँ हमें दिखता है कि कुछ व्यक्ति विशेष लोग ही हैं जिनका वहाँ प्रतिनिधित्व है, तो वहाँ भी अभी चेंजेस करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो जिस हिसाब से उनका मैकेनिज्म चल रहा है, तो बहुत जल्दी वहाँ भी फेरबदल होंगे। हाँ, आपको लगता है क्या भविष्य, क्योंकि आप खुद ही बात बता रहे हैं कि क्या भविष्य फिर अपना आप, क्योंकि हम लोग जब 24 अकबर रोड जाते हैं, एक छोटा सा केबिन है ओबीसी डिपार्टमेंट का, इतनी बड़ी आबादी, 60% आबादी, छोटा सा उससे बड़े बड़े केबिन आपके वहाँ एमपीज़ के हैं, सांसदों के हैं जी। लेकिन 60% आबादी का केबिन एक टीन के कंटेनर जितना बड़ा है। निश्चित और हम लोग जब वो केबिन भी पिछले 5 साल में ही मिला है। 2017 में वो केबिन बना है, उससे पहले ओबीसी डिपार्टमेंट का कोई केबिन भी नहीं हुआ करता था। आप ये मान के चलिए कि पिछले 6-7 साल में ओबीसी विभाग को एक केबिन मिला है, तो वो भी एक अचीवमेंट माना जा सकता है। हालांकि अब जो नया ऑफिस बना है इंदिरा भवन पे, तो वहाँ प्रॉपर एक बड़ा केबिन है पिछड़े विभाग का, और अंदर बात भी चल रही है कि इसको डिपार्टमेंट ना रख के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी बात हो रही है। जिस तरीके से युवा कांग्रेस एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के अंदर, सेवा दल एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा एनएसयूआई एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कांग्रेस की 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि पिछड़ा वर्ग को भी वर्ग ना बना के इसको भी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो अगर ये काम करने में राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी सफल हो गए, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा संदेश जाएगा। कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात का भी समर्थन कर रहा हूँ कि जब तक आप अपने पार्टी के संविधान के अंदर पिछड़ों को और दलितों को पूरी जगह नहीं देंगे, तब तक आप बाहर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे। आपने समाजवादी पार्टी की जगह पर कांग्रेस को चुनना जरूरी समझा। कांग्रेस के आप पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम लोग की निगाहें रहती हैं टीवी की स्क्रीन पर कि जब जातिगत जनगणना के मुद्दे बात होगी तो डॉक्टर अरुणेश यादव हमें दिखाई देंगे, या फिर कोई पिछड़े वर्ग का प्रवक्ता हमें दिखाई देगा, जैसे कि हमें मनोज यादव काका, मनोज यादव, राजकुमार भाटी, ये नेशनल टेलीविज़न पे कंचना यादव आरजेडी से प्रवक्ता बनाई गई हैं, प्रियंका भारती आरजेडी से प्रवक्ता बनाई गई हैं। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो टीवी स्क्रीन पर बहस करते दिखाई देते हैं जब पिछड़े के मुद्दे बात होती है। लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की सूची हम देखते हैं तो पवन खेड़ा, आलोक शर्मा, तो वही कैसे आपकी बात होगी? 60% आबादी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी बात पहुंच कैसे पाएगी जब प्रवक्ता ही आपके वही लोग हैं जिन लोगों ने सदा शोषण किया है? बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ, और राहुल गांधी जी भी इस बात को जानते हैं, खड़गे जी भी इस बात को जानते हैं, और पिछले 1 साल से ये प्रोसेस चल रहा है कि जो प्रवक्ताओं की सूची है उस सूची में परिवर्तन किया जाए। पिछड़ी जाति के, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हालांकि अल्पसंख्यक समाज के और दलित समाज के कुछ प्रवक्ता हैं जो डिबेट्स में जा रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं और आदिवासी, तो वो प्रतिनिधित्व अभी वहाँ जो नेशनल टीवी पे नहीं पहुँच पा रहा है, और इसका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जब तक पिछड़ी जाति के प्रवक्ता और आदिवासी जाति के प्रवक्ता
वहाँ समाज के प्रवक्ता वहाँ नेशनल टीवी पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि वो एक कहावत है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि साहब जिनके पैर ना फटी बेमाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो पिछड़ों की बात कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति होगा वही बेहतर तरीके से कह पाएगा। जैसे अगर बात आ जाती है दलित समाज की, तो कहते हैं ना कि बहन मायावती से बढ़िया बात कौन कह सकता है, या फिर हमारे पार्टी में इस समय खड़गे जी हैं, क्योंकि उन्होंने उस शोषण को झेला है, तो वो उस बात को अच्छी तरीके से कह भी सकते हैं और लोग उनकी बात को समझेंगे भी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को कहता है तो ये लगता है ये तो उपदेश देने के लिए या फिर संवेदनाएं बटोरने के लिए व्यक्ति आया हुआ है, राजनीति कर रहा है। तो समाज का प्रतिनिधित्व तो बहुत जरूरी है, और समाज का व्यक्ति जब टीवी पर पहुंचता है तो निश्चित तौर पे लोग जुड़ते हैं और देखना भी पसंद करते हैं। अच्छा, आप ओबीसी डिपार्टमेंट से हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय सिंह यादव। क्या भविष्य आप उनका अपने साथ देख रहे हैं? उनकी हमारी मुलाकात उनसे हरियाणा के चुनाव में भी हुई, अभी हम लोग मेयर के चुनाव में भी, हरियाणा में मेयर के चुनाव भी उनसे मिले, तो वो चाहते थे कि और ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले ओबीसी के लोगों को, जो ना मध्य प्रदेश में भी उनकी रिकमेंडेशन थी, कुछ हरियाणा में भी उनकी रिकमेंडेशन थी, लेकिन उस हिसाब से टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया, ना मध्य प्रदेश में, ना हरियाणा में, ना अभी मेयर के चुनाव में। अभी नतीजे आए नहीं हैं हालांकि मेयर के इलेक्शन के, लेकिन जो मध्य प्रदेश के इलेक्शन के रिज़ल्ट रहे और जो हरियाणा के इलेक्शन के रिज़ल्ट रहे वो काफ़ी निराशाजनक रहे। कांग्रेस सोच रही थी कि सरकार मध्य प्रदेश में भी बन रही है, हरियाणा में भी बन रही है, लेकिन बनी नहीं। तो इतने बड़े नेता, ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में उनकी रिकमेंडेशन को तवज्जो देनी चाहिए, आप उन्हीं के डिपार्टमेंट से आते हैं, तो कैसा उनके साथ आप कैसा अपना भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि जब उनकी रिकमेंडेशन, उनकी वैल्यू पार्टी में उतनी नहीं हो रही, बीच में रिज़ाइन दे के चले गए थे, फिर जैसे तैसे मना के बुलाया गया। आर्मी से जुड़े हुए हैं कैप्टन साहब और फायर ब्रांड नेता है, भावुक हैं, तो कई बार वो भावनाओं में बह के फैसले ले जाते हैं। जहाँ तक उनके इस्तीफे देने की बात रही, तो मेरी उन पे फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों कर दिया? बोले यार मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि तुरंत ही सोनिया जी का उनके पास फ़ोन आया और 2 दिन बाद ही उन्हें अपना इस्तीफ़ा वापस लेना पड़ा, और अपनी गलती को भी उन्होंने प्रेस के सामने माना। ये भी आप देखिए कि एक नेता अपनी गलती मान रहा है, हालांकि ज़्यादातर जो 99% नेता है वो अपनी गलती नहीं मानते। उन्होंने आप भी मानते कि उनकी गलती थी? हाँ गलती थी, ऐसे भावनाओं में बह के राजनीतिक फैसले नहीं लिए जाते। बोले भाई आवेश में आके मैंने इस्तीफा जैसा फैसला ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। और वो आहत इसी वजह से थे, जो आपका सवाल है कि मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 50% सीट ओबीसी को दी जाएंगी, चूंकि ओबीसी की मध्य प्रदेश में जो आबादी है वो 55% के आसपास है, और राहुल गांधी जी वहाँ के लोगों से प्रॉमिस करके आए थे कि लगभग 50% सीटें वहाँ उनको दी जाएंगी। हम कह रहे 50 नहीं देते तो तकरीबन 30%, 35% अगर टिकटें वहाँ दे दी जाती, 80 से 90 टिकटें भी दे दी जाती, क्योंकि बीजेपी ने 90 टिकटें पिछड़ों को दी थी और हम 58 टिकटें दे पाए। तो एक संदेश, गलत संदेश वहाँ पहुँचा। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव आया तो वहाँ भी ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, जो एक बहुजनों को और ख़ासतौर से पिछड़ों को जो स्थान मिलना चाहिए, कैप्टन साहब को भी टिकट नहीं मिला गुड़गांव से। कैप्टन साहब वहाँ चुनाव की तैयारी करते रहे और राज बब्बर जी को हुड्डा साहब ने टिकट दिलवा दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अजीब कहानी है कि जो इस डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही, उसी को आप टिकट नहीं दे रहे हो और पिछड़ों की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल मैटर है, और इस बात को भी राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और जो सीडब्ल्यूसी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स के आपने चेयरमैन बनाए तो उन डिपार्टमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका एक खाका तैयार होना चाहिए। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस का 10% का कोटा है कि अगर 100 सीटें कहीं भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में बांटी जा रही हैं तो 10% सीटें यूथ कांग्रेस के कोटे से जाएंगी। सेवा दल का भी अपना कोटा है और एनएसयूआई का भी अपना कोटा है।
तो इसी तरीके से ओबीसी डिपार्टमेंट का भी या एससी डिपार्टमेंट का या फिर एसटी डिपार्टमेंट का, इनका भी एक कोटा पार्टी को निर्धारित करना पड़ेगा, चाहे वो 10 या 15% ही। मेरा सवाल ये था कि आप क्योंकि उन्हीं के साथ जुड़े हैं, तो अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं कि जब उनके रिकमेंडेशन से टिकट नहीं हो रही, उनकी खुद की टिकट नहीं करवा पा रहे हैं वो। अभी हम लोग मेयर के इलेक्शन में थे, 2 ही 3 कैंडिडेट के नाम उन्होंने गुड़गांव से, उसमें से एक उसमें से भी उनकी रिकमेंडेशन को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। काउंसलर के टिकट की बात था, विधायक और एमपी के टिकट की क्या बात। तो कहाँ तक जाएंगे आप उनके साथ जब वो अपना ही बेड़ा पार नहीं लगा पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीति संभावनाओं पे चलती है और राजनीति में सतत परिवर्तन होते रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति को समझ पाया हूँ, कि आने वाले 2 साल में कांग्रेस का जो अंदर का जो संघीय ढांचा है वो बहुत हद तक बदल जाएगा। अभी जो 9 नए राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी बनाए गए हैं, उसमें से ज़्यादातर दलित और पिछड़े, चाहे वो हरियाणा के इंचार्ज बनाए हो बीके हरिप्रसाद, चाहे वो झारखंड के इंचार्ज बनाए हो के राजू जी दलित समाज से आते हैं, बीके हरिप्रसाद जी पिछड़े समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के इंचार्ज भंवर जितेंद्र सिंह जो सवर्ण थे, उनको हटाकर पिछड़ी जाति के हरीश चौधरी को बनाया गया। अजय लल्लू जो उत्तर प्रदेश के अजय लल्लू जी जो अध्यक्ष थे, उन पिछड़ी जाति से आते, उनको उड़ीसा का इंचार्ज बनाया गया। इसके अलावा पिछड़े समाज से मीनाक्षी नटराजन आती हैं। दीपा दास मुंशी जो बंगाल से थी और सवर्ण समाज से थी, उनको हटाकर मीनाक्षी नटराजन जी को जो पिछड़े समाज से आती हैं, उनको तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया। तो ऐसे 9 इंचार्जेज अभी बदले गए हैं, और आगे भी बड़े लेवल पे बदलाव होने हैं। जो मीडिया डिपार्टमेंट की बात होती है, जो आप कह रहे थे कि जयराम रमेश जी हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हो, पवन खेड़ा जी हो, सब लोग एक वर्ग विशेष से ही क्यों है। एक सोशल मीडिया के इंचार्ज, एक मीडिया के इंचार्ज, और एक उन दोनों डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा है महासचिव। तो आगे ऐसी भी बात चल रही कि वहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं, और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात है वो मीडिया विभाग में भी जल्द लागू होगी। मेरा सवाल अभी भी वही है, आपका क्या भविष्य, अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? भविष्य तो उज्ज्वल है। अगर मैं किसी और पार्टी में होता, समाजवादी पार्टी या मान लीजिए बीजेपी, तो मैं शायद इतना जल्दी वहाँ ग्रो नहीं कर पाता। कांग्रेस के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है और क्षमताओं के हिसाब से उसे काम दिया जाता है। इतने कम समय में, 6-7 साल के समय में, मैं अगर राष्ट्रीय लेवल पे हूँ, अपनी बात को रख पा रहा हूँ, अपने हिसाब से लोगों को जोड़ पा रहा हूँ, लगभग मैंने हर स्टेट से बहुत लोगों को पार्टी में जोड़ा है, तो ये इस वजह से संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। यहाँ मोनोपोली नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की। और एक बात, अच्छी बात ये देखिए कि यहाँ अगर कोई नेता किसी बात को कहता है, तो कोई दूसरा नेता जो है वो उसकी बात को काट भी सकता है, उसकी बात पे काउंटर भी कर सकता है। तो इतनी लिबर्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही पॉसिबल है। राहुल गांधी जी कोई बात कहते हैं तो कोई दूसरा नेता राहुल गांधी जी की बात को क्रॉस भी कर सकता है। क्या बीजेपी में ये संभव है? आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ने जो बात कही वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है, तो ऐसा बीजेपी में संभव नहीं है। तो तमाम कौन से ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो राहुल जी की बात काट देते हैं? तमाम है, शशि थरूर जी है, हुड्डा साहब है, कमलनाथ जी है, तमाम सीनियर लीडर हैं जो अपनी बात को रखते हैं और अभी भी पार्टी में है। ऐसा नहीं कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। और मुझे एक नेता ऐसा बता दिया जाए बीजेपी में जिसने मोदी जी की मुखालफत की और वो बीजेपी में हो, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे तमाम नाम हैं जिनको बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अगर देश को बचाने की बात की जाए, संविधान को बचाने की बात की जाए, गरीबों और अंतिम पायदान तक जो लोग बैठे हुए हैं उनके हकूक़ की बात करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने ही लोगों के लिए काम किया और मेरे ख्याल से वही कर पाएंगे। आपने हुड्डा साहब का नाम लिया। हुड्डा साहब के अलावा मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, जिनके ऊपर ये क्षेत्रीय छत्रप के आरोप लगते हैं और इस चुनाव के हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर पे फोड़ा गया है। तो ये जो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस में है, कांग्रेस की राजनीति में है, ये कैसे ख़त्म होगा और
क्योंकि इसका नुकसान कांग्रेस को बहुत झेलना पड़ रहा है और सारी जिम्मेदारी फिर राहुल गांधी पे आती है कि देखिए, जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट भी इन्हीं लोगों को मिलता है। अब कहते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे टी सिंह देव जी और भूपेश बघेल जी के अंतर्द्वंद की वजह से, राजस्थान में चुनाव हारे सचिन पायलट और गहलोत साहब की वजह से, मध्य प्रदेश में हारे कमलनाथ जी की वजह से। तो ये चीज़ें राजनीति में चलती रहती। नहीं, कहना ये है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का उस पे उतनी लगाम नहीं है क्षेत्रीय नेताओं पे, ऐसा है? नहीं, बात यहाँ पे मोनोपोली वाली नहीं है, हम राजनीति कर रहे हैं, ये कोई क्लास नहीं है। राजनीति को आप ये समझ लीजिए, कोई ये क्लास नहीं है कि यहाँ बच्चों को अनुशासन में रखना है। राजनीति में सब बराबर है, सबको बराबरी का अधिकार है, और कांग्रेस पार्टी में ही यही संभव है। और पहले सभी पार्टियों में ऐसा होता था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बीजेपी में भी इसी तरीके का था कि जॉर्ज फर्नांडिस की एक अलग लाइन थी, वो समाजवाद की बात करते थे, उसमें आरएसएस की भी विचारधारा के लोग थे और बहुजन विचारधारा के भी लोग थे। लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो बीजेपी में अब सिर्फ कट्टरपंथ के लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। पहले बीजेपी में ऐसे लोग भी थे जो अमन पसंद और मोहब्बत का संदेश देने वाले लोग हुआ करते थे। हालांकि अब समय बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी भी अपने आप को बचा के रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आखिरी सवाल आपसे फिर कि अब आगे की क्या तैयारी है? आगे बिहार, अगले 1-2 सालों में बिहार और बंगाल, ये 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। बहुत असम में 2 बड़े राज्य, जो जी, बिहार में तो गठबंधन है और इंडिया गठबंधन पहले से चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन बनने से पहले। लेकिन फिर बंगाल की फिर वही बात होती है कि अभी भी अनबन है, लोकसभा में भी चुनाव नहीं लड़े साथ में, तो कैसे बंगाल का चुनाव लड़ेंगे? बंगाल में मेरे ख्याल से इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। पिछली बार की तरह ममता बनर्जी जी को वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। पिछली बार वॉकओवर दिया गया था, क्योंकि हमारे जो कई शीर्ष नेता हैं वो इस बात को बोल भी चुके हैं कि हम कोई अब एनजीओ नहीं चला रहे हैं और हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ बंगाल का जो चुनाव है वो इस बार कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा और कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। और बिहार में जहाँ तक ऐसा लग रहा है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन से कुछ 10-12 सीटें हम लोग हार गए थे और उस पर काम चल रहा है लगातार। जो वहाँ हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी बड़ी मेहनत करते रहे हैं और आगे भी मेहनत कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के भी अभी वहाँ संगठन में चेंज हुआ है, श्री कृष्णा अल्लावरू जी को इंचार्ज बनाया गया है और वो बराबर वहीं बिहार में है। और कुछ तमाम तरह की सोशल इंजीनियरिंग के वहाँ काम हो रहे हैं, कई वहाँ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो पिछली बार जो सोशल इंजीनियरिंग में जो कमी रह गई थी उस कमी की भरपाई इस बार बिहार में की जाएगी। पिछली बार बिहार में गठबंधन की हार, महागठबंधन की हार का कारण कांग्रेस को बताया गया, कहा गया कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस जीत के आई। तो इस बार कितनी, कहा जाता है कि तेजस्वी उनको 50 सीट देते, 40 सीट देते तो तेजस्वी की सरकार होती बिहार में। देखिए, तो इस बार कितनी सीटें कांग्रेस उम्मीद कर रही है? और ये होता तो वो होता और वो होता तो ये होता, इसका तो कोई आदि और अंत नहीं है। कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी? ये मिलके डिसाइड होगा, दोनों पार्टियां बैठ के डिसाइड। आपको क्या लगता है कितनी लड़नी चाहिए सीटें? हमारे लिए सीटें अहम नहीं है, हमने पहले भी कहा आपसे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी इस बात को कहते रहे हैं कि सत्ता में रहना अहम नहीं है, अहम बात है कि जो लोगों के मूल अधिकार हैं, जो लोगों को की जो मौलिक ज़रूरतें हैं उस पर काम होना चाहिए। अगर बीजेपी रोजगार दे रही है, बीजेपी महंगाई पे लगाम लगा रही है, तो हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। अब समस्या क्या है कि बीजेपी को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। इस वजह से हम लोगों का एक सक्रिय विपक्ष का एक भूमिका बनती है कि सरकार से सवाल किए जाएं। और हमें ऐसा उम्मीद है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बड़े मार्जिन से परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी इस समय उम्र के आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, याददाश्त भी उनकी कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे, और बीजेपी के साथ जनता जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने को काफ़ी समय से वहाँ की जनता देख रही है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बिहार के लिए है
और 14-15 महीने जो तेजस्वी यादव ने सरकार चलाई थी तो उसमें बम्पर रोजगार मिले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होगा। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अवनीश यादव थे, एक प्रोफेसर से कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर के नेता तक का सफ़र। अब आगे क्या चुनावी यात्रा इनकी रहेगी? कहते हैं कि चुनाव लड़ के जाना पसंद करेंगे, राज्यसभा एमएलसी ना सही। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।